हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 10 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। तो पहला एमसीक्यू है द पावर हाउस ऑफ द सेल्स इज। सेल का पावर हाउस किसको बोला जाएगा? गोल्जी बॉडी को बोला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाएगा, या फिर राइबोसोम को बोला जाएगा, या फिर न्यूक्लियस को बोला जाएगा। न्यूक्लियस को तो सेल्स का ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। राइबोसोम को, राइबोसोम आ गया मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री, याद रखना है, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? पोस्टमैन बोला जाता है हमारे सेल्स का। तो सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जा रहा है? पावर का मतलब क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का मतलब क्या होगा? जो हाईली प्रोड्यूस होगा उसमें एटीपी, ठीक है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो आप बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़े ही होंगे, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो द पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो इसमें इसको क्या बोला जाएगा? ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाएगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोला जाएगा। गोल्जी एपरेटस को क्या बोला जाएगा? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेल वाज गिवन बाय। सेल टर्म्स कौन दिया था? किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, टैटम ने दिया था, स्वेन ने दिया है, या फिर डी वेरी ने दिया है? तो कौन सा आएगा इसमें? रॉबर्ट हुक आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना, रॉबर्ट नाम से बहुत ही सारे डिस्कवरी हुआ है। तो सेल्स में आपको क्या याद रखना है? सेल टर्म्स कौन दिया है? रॉबर्ट हुक ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग, ठीक है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, लेकिन क्यों? बिकॉज पूछा गया है, क्यों बोला जाता है? पैरासाइटिक एक्टिविटी के वजह से, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल्स के वजह से, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी के वजह से, या फिर कैटलिक एक्टिविटी के वजह से बोला जाएगा। सुसाइडल बैग मतलब क्या होगा? उसको आत्महत्या की थैली बोला जाएगा, मतलब थोड़ा डिक्रीजिंग वाला पॉइंट है। तो क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी के वजह से ही को बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। गोल्जी एपरेटस को द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल, ठीक है। मसल का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मायोलॉजी बोला जाएगा, पैथोलॉजी बोला जाएगा, साइटोलॉजी बोला जाएगा, या फिर हिस्टोलॉजी बोला जाएगा। पैथोलॉजी मतलब क्या होगा? डिजीज हो गया, कॉज हो गया, इसके कॉज जानने के लिए, ठीक है। ये क्या होगा? लेबोरेटरी प्रोसेस पे रहता है, ठीक है। क्या होगा? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? सेल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। हिस्टोलॉजी मतलब होता है टिश्यू के बारे में स्टडी करने वाला। मसल से एम का एम याद रख लेना, मायोलॉजी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल हो गया, पैथोलॉजी स्टडी ऑफ नेचर हो गया, कॉज एंड प्रोसेस ऑफ डिजीज हो गया। साइटोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल हो गया। हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेन फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? कनेक्ट करने वाला, एक दूसरे चीज को क्या है? एक दूसरे से जोड़ने वाला। कभी भी हम किसी रास्ते में ऐसे चलते हैं, ठीक है, जहां हमको लगता है नहीं साथ रह के चलना चाहिए। क्योंकि हमको उस समय सपोर्ट चाहिए रहेगा, और उस सपोर्ट से क्या होगा? हमको प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन होगा, या फिर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स होगा, या फिर अलाउ द बॉडी टू मूव होगा, या फिर रेगुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन से रिलेवेंट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉडी को क्या होगा? मूव के लिए अलाउ करने के लिए भी नहीं होना चाहिए। अगर साथ में जुड़ा रहेगा तो कंट्रोलिंग मूवमेंट वाला भी नहीं होगा। क्या बताई थी मैं? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करने के लिए क्यों जरूरत रहता है? सपोर्ट हो गया और प्रोटेक्शन हो गया। किसके लिए? टू ऑर्गन्स, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑर्गन्स होगा, ठीक है। इसी तरीके से एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया, और नर्वस टिश्यू हो गया। एपिथेलियल जो बॉडी के क्या होगा?
सरफेस एरिया पे रहेगा, मतलब ये क्या होगा, कवरिंग पोर्शन रहेगा, ठीक है, जो कंट्रोल करेगा मटेरियल के क्रॉस कर रहा है उसको। कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मसल्स में क्या होता है, ये अलाउ करेगा बॉडी को मूव करने के लिए। नर्वस टिश्यू जो होता है वो प्रोपागेट इंफॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसी में ही नर्वस सिस्टम में ही क्या होता है, अगर किसी भी जगह पे अगर क्या हो गया, आप कहीं गए हो, ठीक है, अगर आपको अचानक से कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, से आपको रियलाइज होता है कि मुझे यहाँ पे चोट लगी है, तो ये किसका काम, ये नर्वस सिस्टम से रिलेवेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Platelets contain an enzyme which has an important role in clotting of blood. This enzyme is known as platelet में प्लेटलेट का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करने का, ठीक है। अगर आप कहीं पे गिर गए हो, चोट लगी है, तो जाहिर सी बात है उससे ब्लड क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा ही। आप कुछ इस तरीके से समझ लो, अगर आप नल होता है उसमें अगर पाइप के सहारे से पानी भरते हैं, ठीक है, उस पाइप में ही थोड़ा सा भी क्रैक हो गया तो क्या होगा, वो बहने लग जाता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में कहीं पे कट हो गया तो क्या होगा, जो ब्लड है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर इसी तरीके से उस पाइप में जैसे पानी बाहर निकल रहा है, अगर हमारे बॉडी से भी ऐसी तरीके से ब्लड बाहर निकलने लग गया तो क्या होगा, हमारे बॉडी से पूरी ब्लड बाहर निकल जाएगी। लेकिन ऐसा हमारा बॉडी होने नहीं देता है, तो इसमें हेल्प कौन करता है, ये प्लेटलेट हेल्प करता है, ठीक है। वो क्या करेगा, अपने जितने भी फैक्टर है उसको कलेक्ट करके क्या करेगा, उस ब्लड को क्लॉट करके उस जगह को क्या करेगा, वो बंद कर देता है ताकि ब्लड जो है वो बाहर ना जा पाए। तो उस प्रोसेस में कोई एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो हेल्प करता है। क्या वो कोलिनेस्टेरेज होगा, ट्रांसएमिनेज होगा, डीकार्बोक्सिलेज होगा या फिर थ्रोम्बोकाइनेज होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है जो हेल्प करता है प्लेटलेट्स में ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर 12 को किस नाम से जाना जाता है। वाट फैक्टर बोला जाएगा, स्टेबल फैक्टर बोला जाएगा, क्रिस्टमस फैक्टर बोला जाएगा या फिर हगमैन फैक्टर बोला जाता है। तो फैक्टर 12 को हगमैन फैक्टर बोला जाता है। सारे फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला जो फाइब्रिनोजेन हो गया, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्रिस्टमस फैक्टर कौन सा रहेगा, 9 रहेगा, ठीक है। स्टेबल फैक्टर में कौन सा आएगा, 7 आ जाता है। स्टोर्ड फैक्टर में कौन सा आ जाता है, आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड टू, ठीक है। ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। लेकिन वो ब्लड और किसके बीच में रहेगा, ब्लड टू आर्टरीज के रहेगा, वेन्स पे रहेगा, ऑरिकल्स पे रहेगा, फिर वेंट्रिकल्स पे रहेगा। ब्लड टू आर्टरीज पे रहता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्टरीज होगा, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कुछ इस तरीके से है, आराम से अपने जगह पे वो क्या है, आराम से वो जा रहा है, ठीक है। हाइपरटेंशन में क्या होगा, ये जो वॉल्व यहाँ पे देख रहे हो, इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस में फर्क है, तो ये क्या होगा, ये जो नली उसको जाने के लिए इतना सा मिल रहा है, तो वो हाइपरटेंशन में कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब उसको कम रास्ता मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लूइड तो उतना ही आ रहा है, ठीक है। इसमें जो प्रेशर कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लग जाएगा, तो इसी को ही हाइपरटेंशन बोला जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स, ठीक है, इस तरीके सा ग्राफ बनता है ना, जिसमें से हर एक का P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, ये वेव्स का अलग अलग नाम है, जिसमें से QRS कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करेगा, आर्ट्रियल रिपोलराइजेशन को, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को या फिर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए रहेगा ये कॉम्प्लेक्स, ये इंडिकेट करेगा। तो सही आंसर क्या रहेगा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, QRS, ठीक है। 3 वेव्स होता है QRS, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा। Q में क्या होगा आपका, ये आपका येलो कलर का दिख रहा है, ये जो रेड कलर का है इसको R कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, और ये पर्पल कलर का है उसको S बोला जाता है, इसीलिए
QRS कॉम्प्लेक्स किसके वजह से है? इस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ। डब साउंड जो है वो किस गेट के क्लोज के होने के वजह से क्या होता है? वो साउंड आएगा। सेमिल्यूनर वॉल्व हो गया, बाइकस्पाइड वॉल्व हो गया, ट्राइकस्पाइड वॉल्व हो गया, या फिर बोथ बी एंड सी, बाइकस्पाइड एंड ट्राइकस्पाइड की वजह से होगा। डब पहला साउंड कौन सा रहता है? लब होता है। सेकंड डब आता है तो क्या होता है? लब डब लब डब लब डब, इस तरीके का साउंड आता है। तो ये साउंड किस वजह से आता है? जो होता है वो क्लोज होने के वजह से आवाज आता है। कभी भी देखना अपने घर के दरवाजे में, कभी भी आप उसको क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे तो क्या होगा? उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, जो ब्लड को आना ले जाने के लिए जो क्या है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? उसमें भी कुछ साउंड आता है। तो फर्स्ट साउंड होता है आपका लब, सेकंड होता है डब। तो डब का साउंड किसके वजह से आता है? किस गेट के क्लोज होने के वजह से आएगा? सेमिल्यूनर वॉल्व के वजह से आता है आपका डब साउंड। ठीक है, अब लब जो साउंड होता है वो आपके आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व की वजह से आता है। फर्स्ट हार्ट साउंड क्या होता है? लब होता है। सेकेंड हार्ट साउंड क्या होता है? डब होता है। और किसके क्लोज होने के वजह से लब आएगा? आर्ट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व के वजह से, और सेमिल्यूनर वॉल्व की वजह से क्या होगा? डब का साउंड आएगा। तो इस तरीके से हम टॉप 10 MCQ विथ एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट का आना बाकी है, तो ज़रूर से इस चैनल से बहुत अच्छे से जुड़े रहिए। और किसी भी टॉपिक का अगर आपको इंडिविजुअली चाहिए वीडियो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।